अब अपन बात करेंगे किसकी, फेज डायग्राम की। फाइनली आपका सामने अब आपका फेज डायग्राम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, जिसको अपन सिर्फ फेज डायग्राम नहीं बोलेंगे, वो होता है आपका इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, ठीक है। इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, ठीक है। तो the Yes, sir. diagram that depicts existence of the different phases of the system under the equilibrium is termed as under the equilibrium is termed as phase diagram. तो वो डायग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अंडर द इक्विलिब्रियम, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम। It is also known as equilibrium और constitutional diagram, इसको अपन constitutional diagram भी कहते हैं, ठीक है। तो equilibrium phase diagram represent the relationship between temperature and composition। आपको जो डायग्राम मिलेगा वो आपका क्या होगा, किस किस के बीच में रिलेशन होगा, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन में। टेम्परेचर जहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा, और कंपोजिशन कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा, जैसे कि आपने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आप आयरन कार्बन ये डायग्राम देख रहे हो, ये क्या, कौन सा, ये क्या है आपका फेज डायग्राम है। ये क्या है आपका फेज डायग्राम, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये अलग फेज है, 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 ये वाले पूरे रीजन में ये अलग फेज है, ये अलग फेज है, और ये अलग फेज है, ठीक है। तो ये फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको देता है, जिसमें आपके दो वेरिएबल हैं, कौन से आपके टेम्परेचर एंड कंपोजिशन वेरिएबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, ठीक है। And the relation between the temperature and composition and the quantities of the phase at the equilibrium, कितने phases हैं equilibrium में है, उसके बारे में information मिलेगी। In general practice, it is sufficient to consider only solid and liquid phase। या मैं अभी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। In general practice, it is sufficient to consider only solid and liquid phases, ठीक है। ये डायग्राम जो बना है solid and liquid phase में के लिए बना है। Thus pressure is assumed to be constant, which is 1 atmosphere, ठीक है। In most application, ठीक है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में ये आपको कांस्टेंट है। अगर जहां पे गैसियस फेज की बात करनी पड़ेगी, अपनी मजबूरी ये बात करनी है, तो उसमें तो अपन को गैसियस फेज भी दिखाना पड़ेगा, गैसियस फेज भी दिखाना पड़ेगा, और वहां पे प्रेशर को अपन को कांस्टेंट नहीं रखना है, वहां पे प्रेशर को भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। इस डायग्राम अभी जितने भी आपके कोर्स में है डायग्राम, वो सारे डायग्राम आपको सॉलिड और लिक्विड फेज में दिखेंगे। जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम आपने देखा, उसमें कौन से फेजेस दिखा रहा है, ये आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक ये जो ये लाइन आपकी दिख रही है, ये लाइन आपकी ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से इससे जस्ट नीचे जितने भी है प्रॉपर्टीज, वो क्या है, सॉलिड है। और इस लाइन के ऊपर क्या है आपका, लिक्विड, प्योर लिक्विड दिख रहा है, एल लिखा हुआ है। यहाँ पे प्योर लिक्विड नहीं है, गामा, ये देखिए गामा आपका क्या है, सॉलिड है, मतलब यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड आपका यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन है, ठीक है। सर ये जो आपने बोला ना गामा प्लस लिक्विड लिखा हुआ है, तो गामा तो प्योर, मतलब गामा सॉलिड है, और लिक्विड कौन है फिर? लिक्विड भी इन्हीं का ही लिक्विड है ना। अच्छा, एक ऐसे फेज आते हैं भाई, लिक्विड बनना चालू होता है ना, वहाँ पे लिक्विड बनना चालू होता है, एक टेम्परेचर आता है, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये आपको डायग्राम फिर से मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, ये यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन बता रहा है, ये पॉइंट पे। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे जैसे ही मैं पहुंचा, ये टेम्परेचर आपका मतलब 1400 दिख रहा है मेरे को। 1400 के बाद ये प्योर लिक्विड हो जाता है, 1400 के बाद प्योर लिक्विड आ जाता है। तो ये फेज, ये क्या बता रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है, ये फेज बता रहे हैं। यहाँ पे इस रीजन में सॉलिड और लिक्विड फेज है, यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड फेज है। और ये क्या बता रहा है, लिक्विड फेज बता रहा है। ये 2 सॉलिड फेज बता रहा है, ये सिंगल सॉलिड फेज बता रहा है। तो ये फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, ठीक है। आगे डायग्राम आए, आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, आयरन कार्बन डायग्राम आगे चल के ये आखिरी डायग्राम है, फेज डायग्राम है।
इससे पहले मेरे को 2-3 डायग्राम बताने हैं आपको, वो बताऊंगा तभी आपको ये चीज क्लियर एग्जैक्टली समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये सिंपल डायग्राम ये वाला बताना है। कहाँ के डायग्राम, इसमें देख लीजिए, ये आएगा डायग्राम। पहले तो सिंपल डायग्राम आपको बताने हैं। ये आपका एक फेज डायग्राम है जिसमें ये सॉलिड है, ये लिक्विड प्लस सॉलिड है, और ये लिक्विड रीजन है, और ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी पहले ये पता चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे अपने लेवल को बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ Yes, सर। sir. Okay, so continue. It depicts the information related to microstructure. Microstructure के बारे में बताता है, ठीक है, and phase structure of the particular system. कौन सी चीजें बताता है ये डिस्कस कर रहे हैं अपन। Particular system in a convenient and concise manner. Important information useful for the scientist and the engineer who are involved with the materials development, selection and application in the product design. Obtainable from the phase diagram can be summarized as follows. कौन से हैं पॉइंट्स आपको मिलती हैं जो फेज डायग्राम में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो बात कर रहे हैं। क्या है? टू शो द फेजेस एट द डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका क्या फेजेस आ रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अंडर स्लो कूलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। कूलिंग कंडीशन में आपको ये आगे चल के आएगा। मैं कूलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ऊपर होता हूँ, जैसे लिक्विड फेज पे हूँ, तो मैं जैसे ही उस कंपोजिशन को चेंज ना करके कूल करता जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको कूल करता जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसको कूल करता जा रहा हूँ, वर्टिकली नीचे जा रहा हूँ, तो फेज चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विड है, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, लिक्विड। जैसे ही इस लाइन को पार करता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। फिर इसके बाद जिससे आपको जैसे स्लो कूलिंग करते जा रहे हैं, स्लो कूलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वर्टिकली नीचे जाना है अपन को, वर्टिकली नीचे जाना है, वर्टिकली नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच रहा हो कि इसके पॉइंट के बाद अगर नीचे जाते हैं तो सॉलिड फेज मिलता है अपन को। ठीक है, तो Yes. इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो टू शो द फेजेस एट डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स, अपन जैसे वर्टिकल चले थे वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी चल सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, कंपोजिशन को चेंज कीजिए। जैसे कि बात करें कि एक टाइम पे अपन को आयरन और कार्बन को मिलाते हैं तो हमें स्टील मिलता है, और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट में रखते रखते अगर कंपोजिशन चेंज करते जाते हैं, कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो अपन को हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन के बाद फिर से अपन को कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो ग्रेफाइट मिलने लगता है अपन को। तो ऐसे फेसेस चेंज होते जाते हैं। तो टू इंडिकेट द इक्विलिब्रियम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट और कंपोनेंट इन अनदर, मतलब कितनी सॉलिड सॉल्युबिलिटी है एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के साथ, उसकी भी इंफॉर्मेशन अपन को मिलेगी। कितनी सॉल्युबिलिटी लिमिट है, सॉल्युबिलिटी लिमिट के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो लाइनें आपको जो बता रही हैं, ये जो लाइनें जो दिख रही हैं आपको, ये सब लाइनें क्या बता रही हैं, सॉल्युबिलिटी लिमिट बता रही हैं। ये रेड कलर की लाइनें जो दिख रही हैं वो क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी लिमिट लाइन है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि सॉल्युबिलिटी लिमिट किस एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के साथ कितनी है, कितने परसेंटेज है, वो आपको आगे चल के आएगा। कैसे इसको, हाँ, ये कैसे पता चलेगा, लीवर रूल से। एक लीवर रूल आएगा, LEVER, लीवर रूल। सबसे ज्यादा गेट में क्वेश्चन आता है तो लीवर रूल से आता है। ठीक है, अभी 2 साल पहले गेट का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें लीवर रूल का क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, वो कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो टू इंडिकेट द इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी, टू इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच एन अलॉय स्टार्ट टू सॉलिडिफाई, मतलब इसमें ये भी पता चलेगा कि एलॉय का कितने टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड होना स्टार्ट होगा, इसके बारे में बताएगा, या फिर रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट से नीचे वर्टिकली नीचे जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट मेरे को ये बता रहा है कि इस टेम्परेचर के बाद, मतलब 1400 टेम्परेचर दिख रहा है मेरे को इधर, ये 1400 से थोड़ा ऊपर। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो आपका नीचे 1400 पे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है आपका मटेरियल।
जो इस पॉइंट पे 1400 पे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, इस पॉइंट पे कंप्लीटली सॉलिड, इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद आपका ये पॉइंट आपको 1200 के जस्ट ऊपर दिख रहा है। 1200 के बाद इस पॉइंट पे मतलब इतने कंपोजिशन में ये सेम एक कंपोजिशन कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, ये देखिए, ठीक है। तो 1200 के बाद, 1200 के बाद देखो 1200 तक तो ये पहले तो लिक्विड था, फिर 1400 पे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ, फिर 1200 पे वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई होके आपका गामा आर्सेनाइड बन गया, और नीचे नीचे जाते जाएंगे तो आपको अल्फा फेराइड भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको सॉलिड क्या बताएगा, इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच द अलॉय गेट सॉलिडिफाई, या फिर मेल्ट भी कितने टेम्परेचर पे हो रहा है उसके बारे में बताएगा। जैसे आपको मैंने, आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, जैसे ही आप फेज डायग्राम पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे आपको समझ में आने लगेगा, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी कि कौन सा मटेरियल अपन को कितने टेम्परेचर तक इसको, अगर अपन हीट ट्रीटमेंट अगर किसी भी मटेरियल की कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर तक इसको हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं मटेरियल की इंफॉर्मेशन। जैसे कि बात की करें एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम अलॉय की बात कर रहा हूं मैं, तो एल्यूमिनियम अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट रहता है 650 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इतना मेरे को पता है, मटेरियल को हमें मेल्ट नहीं करना है, तो मतलब 650 से नीचे, 650 से नीचे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर तक लेके जाना होगा। पर 650 भी नहीं लेके जाना होता है, उससे भी कम, मतलब 400 डिग्री 450 डिग्री लेके जाना है, क्योंकि अपन को कितना चाहिए भाई, हमें हमेशा ये देखिए सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन में थोड़ी रहना है, हमें प्योर सॉलिड रीजन में रहना है भाई। लिक्विड आपका सॉलिड बनना चालू तो 1400 पे हो रहा था, पर कंप्लीटली सॉल्युबल आपको काम कंप्लीटली सॉलिडिफाई कहाँ हो रहा था, 1200 पे हो रहा था। तो 650 ही नहीं एग्जैक्ट, आप सर आपने बोला था 650 होता है, हमने 640 लिया, 640 नहीं लेना है, 400 लेना है बेटा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है किसमें, फेज डायग्राम में। इतना ज्ञान मिल जाता है कि हमें किस टेम्परेचर को हीट ट्रीटमेंट करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये आपको कहाँ पता चलेगा, ट्रिपल टी डायग्राम में मिलेगा, ठीक है। फाइनली ट्रिपल टी डायग्राम बनने के समझने के बाद आप इतनी पोजीशन पे होगे कि आप हीट ट्रीटमेंट कर सको किसी भी मटेरियल का, ठीक है ना। टू इंडिकेट द टेम्परेचर डिफरेंट, टू इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट फेजेस स्टार्ट टू मेल्ट, अलग अलग फेजेस अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे हैं। ये देखिए, ये फेज आपका इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, और ये वाला फेज आपका 1400 से कम पे मेल्ट हो रहा है, होने लग रहा है। ये वाला फेज 1400 से, इससे भी मतलब 1300 से भी नीचे मेल्ट होने लग रहा है। देखिए ये वाला फेज देखिए, ये देखिए 1300 से भी नीचे मेल्ट होने लग रहा है, ठीक है। अब ये वाले फेज की बात करें इधर, तो ये देखिए आपका 1300 के ऊपर मेल्ट हो रहा है। तो अलग अलग फेज पे मेल्टिंग पॉइंट आपको अलग अलग मिलेगा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फेज डायग्राम में। Amount of each phase in a two-phase mixture can be obtained. आप ये इसको, ये जो लाइन बोली गई है वो लिवर रूल के लिए बोली गई है, कि लिवर रूल में अपन को अमाउंट ऑफ ईच फेज अपन को कितना परसेंटेज, मतलब फेज अगर है, जैसे बात करें ये फेज है आपका आयरन, और आपका Fe3C फेज आपको दिख रहा है, तो आयरन कितना है इसमें और Fe3C कितना है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको फेज डायग्राम में मिलती है विद द हेल्प ऑफ लिवर रूल, विद द हेल्प ऑफ लिवर रूल, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। क्या होती है लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन? अ फेज डायग्राम इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी लिमिट कर्व्स। मतलब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, कलेक्शन ऑफ, ये देखो लाल लाइनिंग तो दिख रही है, इनको हटा दोगे तो ये ब्लैंक दिखेगा, तो इसीलिए ये बोला गया है इट इज अ लाल लाइन है। मैंने अभी यही तो बताया था, ये जो लाल वाली लाइनें दिख रही हैं रेड कलर की, वो क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी लिमिट लाइन होती हैं, ठीक है। A phase diagram is actually a collection of solubility limit curve. The phase field in equilibrium diagram depend on the particular system being depicted. Set of solubility curves that represent locus of the temperatures above which
all the composition are liquid are called solidus line, while the liquidus line, while the solidus represents set of solubility curves that denotes the locus of the temperature below which the all composition are liquid. क्या कह रहे हैं, देखिए देखिए ये आपकी लाइन जो है जा रही है, ये वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन है आपकी सॉलिडस लाइन, ये वाली लाइन आपकी क्या है, लिक्विडस लाइन, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, लिक्विडस लाइन, लिक्विडस और ऊपर वाली लाइन क्या है, सॉलिडस लाइन। ये लाइन क्या है, एक लोकस ऑफ अ पॉइंट बता रहे, टेम्परेचर के अलग अलग टेम्परेचर के लोकस हैं आपके, इस पॉइंट के ऊपर अगर जाएंगे तो इस लाइन के जब जस्ट ऊपर जिस लाइन के अगर अपन ऊपर जाके लिक्विड बन जाता है मटेरियल, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विडस लाइन, ठीक है। और जिस लाइन के नीचे जाके मटेरियल प्योर सॉलिड बन जाता है, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिडस लाइन कहते हैं। तो ये जैसे ये वाली लाइन देख रहे हो, इस लाइन के नीचे जा रहे हो तो कंप्लीटली आपको सॉल्युबल मिल सॉलिडिफाई होके मिल रहा है मटेरियल, और इस लाइन के जस्ट ऊपर जा रहे हो तो आपको कंप्लीट लिक्विड आपको मटेरियल मिल रहा है, और इस बीच में आपको क्या मिलता है, सॉलिड प्लस लिक्विड मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो सॉलिडस और लिक्विडस आपको हर आपको फेज डायग्राम में सॉलिडस लाइन और लिक्विडस लाइन आपको मिलेगा। Every phase diagram has two or more component must show a solidus and liquidus, ठीक है। हर आपके फेज डायग्राम में सॉलिडस लाइन और लिक्विडस लाइन होती है। जैसे यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली लाइन आपकी क्या है, ये वाली लाइन है लिक्विडस लाइन, इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट लिक्विड मिलता है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो आपकी ये वाली लाइन दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं, तो इस लाइन के जस्ट नीचे अपन को कंप्लीट आपको क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। तो ये वाली लाइन जो आपकी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, सॉलिडस लाइन कहलाएगी, ठीक है। आया समझ में आज के लिए सर? आपने अभी गामा सर गामा प्लस Fe3C वाले में पूछा था ना, तब बोला था कि यहाँ पे फेस 2 है। ये वाला, हाँ, तो इसमें फेस 2 कैसे हुई सर? गामा अलग है बेटा और Fe3C अलग है। ये क्या है आपका, तो सर ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फेराइट, इसको बोलते हैं अपन एक मिनट, इसको बोलते हैं, एक मिनट नाम याद नहीं आ रहा है। ये गामा आयरन की प्रॉपर्टी अलग है और ये Fe3C की प्रॉपर्टी, Fe3C कहाँ मिलता है अपन को, जैसे ही गामा, ये देखिए अल्फा है ना, अल्फा को ऐसे कंपोजिशन चेंज करते जाओ तो यहाँ पे आपको कहीं Fe3C मिलने लगता है, ठीक है। इस पॉइंट पे बाद मतलब 2 के बाद 2% के बाद आपको क्या मिलने लगता है, Fe3C मिलने लगता है, ठीक है। और गामा आर्सेनाइड कहाँ तक वैलिड है, ये देखिए 2 के बाद, ठीक है, 2% कार्बन तक गामा आर्सेनाइड वैलिड है। इसके बाद आपको 2 फेज मिलने लगेंगे, उसमें फेज कौन सा इंक्लूड होने लगेगा, Fe3C का फेज इंक्लूड होने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं इसको बोला जाता है फेराइट। तो गामा एंड फेराइट का 2 फेज सिस्टम है ये, ठीक है। फेराइट आपका दूसरा सॉलिड है, गामा आपका दूसरा सॉलिड है। तो सर है तो सॉलिड ही ना सर, है तो पर अलग अलग। तो सॉलिड में आपको मैंने क्या बोला था, सॉलिड में आपको एक से ज्यादा फेजेस मिलेंगे, बोला था कि नहीं। जैसे अल्फा है, यहाँ तक आपको अल्फा देखिए, यहाँ तक सिंगल अल्फा वैलिड है, 1 से कम पे परसेंटेज पे अल्फा आयरन आपका मिलेगा सिंगल फेज। जैसे ही इससे आगे आप बढ़ेंगे तो Fe3C इंक्लूड होने लगेगा और आपको क्या मिलेगा, 2 फेज सिस्टम मिलेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस Fe3C। और जैसे ही 4% से आगे बढ़ते हैं, 4% से आगे बढ़ेंगे, अगर और कम कार्बन परसेंटेज मिलाते हैं तो अपन को मिलता है सीमेंटाइट, ठीक है। सीमेंट Fe3C को सीमेंटाइट कहते हैं, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, Fe यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंटाइट Fe3C, तो शायद ये पूरे कंपोजिशन को, इसको अल्फा प्लस Fe3C को बोला जाता है फेराइट बोला जाता है। कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा भूल भी गया हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो जब भी आयरन कार्बन डायग्राम बताऊंगा ये बोलते हैं शायद। हाँ, ये अल्फा प्लस Fe3C को फेराइट बोला जाता है, अल्फा प्लस Fe3C को, और Fe3C को सीमेंटाइट कहा जाता है, जो एग्जिस्ट करता है
आपका 600 से कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है, ये Fe3C। तो अल्फा प्लस सीमेंटाइट को बोला जाता है फेराइट, बोला जाता है, सॉरी पर्लाइट, बहुत सारे हैं बेटा, नाम अजीब से हैं तो याद नहीं रहता है। पर्लाइट भी होता है, फेराइट भी होता है, भूल गया हूँ पता नहीं क्यों। पेराइट शायद पर्लाइट भी बोल सकते हैं, मैं भूल गया हूँ। जब भी आयरन कार्बन बताऊंगा तो ये आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा इतना ही। कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे लीवर रूल पढ़ेंगे अपन, लीवर रूल, जिसमें अपन को क्या पता चलेगा कि कितना परसेंटेज अल्फा है और कितना परसेंटेज Fe3C पॉइंट पे, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।